नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार का बजट हमेशा आम जनता को समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को देखते हुए उनकी सरकार बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसके अनुरूप बजट बनाया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे युवा, महिला, किसान, व्यापारी, लघु उद्योग, शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, हमारा बजट हमेशा आम जनता को समर्पित होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द की 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप हम बजट बना रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, किसान, महिला सभी को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को देंगे और उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पर निकाय के चुनाव थे, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें आप सब तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन हम लोग अंदर अंदर काम कर रहे हैं। बजट अच्छा बनेगा और सभी के लिए सर्वस्पर्शी भी होगा, सर्वग्राही होगा, हर एक क्षेत्र को आगे लाने वाला होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इस प्रकार का बजट इस बार आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेशनल गेम्स के समापन की तैयारियों को देखते हुए हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल फुटबॉल मैच को देखा। सीएम ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं अब 14 फरवरी को इसका समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की तैयारी की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हमारे खिलाड़ियों को नई पहचान देंगे। इससे युवा पीढ़ी में खेल की भावना और बढ़ेगी। हल्द्वानी में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति में भित्तिचित्र बनाकर सजाया जा रहा है। हल्द्वानी भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल रोड काठ गोदाम से नरीमन चौराहे तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बनाए गए भित्तिचित्र पर पेंटिंग को देखा व किए गए सौंदर्यीकरण की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं भी पेंटिंग की। जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे जाम की स्थिति रहती है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क को 9 मीटर से 24 मीटर चौड़ा कर इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी कर दिया गया है, जिससे पर्यटक कुमाऊं की संस्कृति से लेकर पर्यटन, वाइल्ड लाइफ, यहाँ के रहन सहन से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हल्द्वानी में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप विश, दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू, आयुक्त कुमाऊं व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि समस्त निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में विजयश्री पाने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें। और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते उन्हें उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं। जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिकता संहिता लागू हुई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियों और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए इसे उत्तराखंड राज्य के लिए अहितकर करार दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी अनुच्छेद 44 का उल्लंघन कर रहा है। प्रश्न बीजेपी से है, वो ये बताएं कि जो इसमें नंबर 3 है उसकी धारा 378 से 378 से लेकर 389 तक की जो 12 उपधाराएं हैं उस पर उनका क्या कहना है, सहवासी संबंध पर उनका क्या कहना है, मेरा देश भारत और मेरी देव संस्कृति से लबालब भरा हुआ ये उत्तराखंड लिव इन रिलेशनशिप को कतई स्वीकार नहीं करता। और बीजेपी को ये बताना होगा कि कौन ऐसे परिवार हैं जो अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी से संबंध बनाने की इजाजत देते हैं। जो शब्द लिखा गया है सहवासी संबंध, ये निश्चित ही निंदनीय है और एक खुली छूट दे दी है कि कोई 1 साल तक अगर उत्तराखंड में रहता है तो वो सहवासी संबंध बना सकता है और जाते समय कुछ रकम और कुछ प्रॉपर्टीज दे के चले जाए, बस बाकी हो गया खत्म। और जो सर्विस क्लास है और वो अगर आज ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आ रहा है तो वो कल ही से किसी के साथ भी रह सकता है। तो किस ओर को उत्तराखंड को ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित नीति कर रही है, इस पर तो बयान दे। मैंने यूसीसी पे कई बयान दिए, कई नेताओं से आप लोगों ने बयान लिए, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आज तक बीजेपी से आप नहीं ले पाए। मैंने कहा कि धारा 3 की 378 से 389 तक के जो 12 क्लॉजेज हैं उसके बारे में क्या कहना है, सहवासी संबंध लिव इन रिलेशनशिप पे बीजेपी का क्या कहना है। दूसरा, जो कमेटी बनी 5 लोगों की उसमें केवल 1 उत्तराखंडी है, 4 गैर उत्तराखंडी है, ये कैसे हुआ जबकि संविधान ये कहता है कि जो भी कम्युनिटी या जो स्टेट इससे प्रभावित होगी उसका प्रतिनिधित्व मंडल इसमें होना चाहिए। ना थारू है, ना बुक्सा है, ना भोटिया है, ना जनजाति के लोग हैं, कौन है। और अगर कोई कम्युनिटी छूट रही है, कोई जाति उपजाति छूट रही है तो ये सामान्य नागरिक संहिता कैसे हो गई। अगर समान नागरिक संहिता है तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक सी होनी चाहिए, तो कहाँ है। और जो हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 है उसका घोर उल्लंघन है। 1 दिन का भी अगर इसमें जुडिशियल ट्रायल अगर ले लेगी सुप्रीम कोर्ट, ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं आज आपके कैमरे में ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ। जो हमारी जो अनुच्छेद 44 है उसका खुला उल्लंघन उत्तराखंड का यूसीसी है, इस बात को मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसको आप। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की औपचारिक घोषणा शिवरात्रि के अवसर पर की जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा की दृष्टि से बाकी सभी विभाग भी अपना कार्य कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संबंधित जनपदों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं, किस प्रकार की तैयारी की गई है और क्या क्या कमी रही है और आगे से किस तरीके से अच्छा किया जाए, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हमारी व्यवस्था सुचारू रहेगी और आपदा की दृष्टि से लोगों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, बाकी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां तक आपदा के प्रबंधन की बात है, आपदा के प्रबंधन के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो संबंधित जनपद हैं उनके साथ बैठक हमारी चल रही है और किस प्रकार से तैयारी की है, क्या क्या कमियां रही हैं, कैसे और अच्छा उसको किया जाए, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी और आपदा की दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को परेशानी या तो न हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण का कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे का बताया कि NHA1 की ओर से एक्सप्रेस वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा कर जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो NHAI इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें
निर्देश प्राप्त होते हैं इसका उद्घाटन किया जाएगा। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत वन विभाग पौड़ी, सिविल एवं स्वयं ने स्थानीय लोगों को जंगलों में आग से बचाव के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज सबद रखाल में डीएफओ सिविल एवं स्वयं पवन नेगी ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। इस संवाद सत्र में पवन नेगी ने छात्राओं को जंगलों में लगने वाली आग के खतरों, उसके प्रभावों और उसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग से न केवल वन संपदा को नुकसान पहुंचता है बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों के जीवन पर भी इसका गंभीर असर होता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और छात्राओं को आग से बचाव के उपायों और वन संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही सभी लोगों को जंगलों को आग से बचाने की शपथ भी दिलवाई गई। ये आज हमारा जो वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह जो हम वीक मनाते हैं 1 से 7 फरवरी, उसके तहत हमने आज वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया जीएससी सफदरखाल में, जिसमें हमने बच्चों को ये जानकारी दी कि जो वनाग्नि है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं और अगर आपके क्षेत्र में वनाग्नि की घटना होती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, आपने किसको इन्फॉर्म करना है और अगर आपको बुझाने का मौका मिलता है तो किस तरीके से आपने आग को बुझाना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का है और मैं बधाई देता हूँ जो यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं और जो पूरा स्टाफ यहाँ का है, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा। हर क्षेत्र में जागरूक बच्चे यहाँ पर लग रहे हैं। जैसा कि आज हमारे यहाँ पर पौड़ी से वन विभाग की टीम आई हुई है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस प्रकार से हम जंगल में आग लगी हुई को बचा सकते हैं, वहाँ के जानवरों को बचा सकते हैं, किस प्रकार से उनके लिए ये क्षतिग्रस्त होता है। तो उन्होंने बताया कि कैसे लोग आसपास के गांव के लोग जंगलों को बर्बाद कर देते हैं जब वो आग लगाते हैं, चाहे वो लापरवाही से लगाते हैं या शैतानी से लगाते हैं, परंतु उससे पूरी विश्व को ही उससे समस्या होती है। जैसे कि हमारे फूड चेन का बर्बाद होना, जो मतलब उसमें अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं। और इसी तरह से लोग कभी प्रकृति के दौरान भी हो जाता है कि जैसे पत्थर टकराने से भी वहां पर आग लग जाती है, जिस वजह से आग बहुत ज्यादा फैल जाती है। और उन्होंने हमें बताया कि हमें इसको कैसे बचाना है, कि जब हमारे आसपास आग लगेगी तो हमें तुरंत वहां नहीं जाना है, हमें या तो उनकी टीम को सूचित करना होगा या तो हमें कुछ और तरीके जो मतलब आग को बचाने में या उनको आग को रोकने में उसमें समस्त जानकारी जानते हैं। हमें विकासनगर के ढालीपुर स्थित आरटीओ कार्यालय से एक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली आरटीओ कार्यालय से शुरू होकर विकासनगर हरबड़पुर से होते हुए आरटीओ कार्यालय पर ही समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को दुर्घटनाओं से बचाव हेतु जागरूक करना था। जैसा आपको पता है कि पूरे देश में रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। इस महीने में, इस 1 महीने के टाइम शेड्यूल में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे प्रचार प्रसार का काम किया हम लोगों ने, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाना, हम लोगों ने आई कैंप आयोजित किया। आज उसी कड़ी में एक रोड सेफ्टी रैली का आयोजन किया गया है। यह विकासनगर आरटीओ कार्यालय से शुरू हुआ है और आगे जाते हुए विकासनगर क्षेत्र से फिर घूमते हुए फिर यहाँ तक वापस आएगा। तो हमारा जो मुख्य पर्पस है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना। और आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। इसमें स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, आम नागरिक भी हैं, हमारे इन्फोर्समेंट का स्टाफ भी है, और जो इस कार्यालय में आते हैं अपना काम करवाने के लिए, उन लोगों ने भी प्रतिभाग इसमें बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो बहुत अच्छा और एक बड़ा ही सफल प्रोग्राम आज हमारे विभाग के द्वारा किया गया है और आगे भी हम लोग प्रोग्राम करते रहें। 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोगों को यातायात सुरक्षा व यातायात के नियमों का पालन करने के लिए एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना तथा यातायात सुरक्षा के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में यातायात के नियमों का पालन करना तथा लापरवाही, ओवर स्पीड व बिना हेलमेट के वाहन चलाने से कई लोगों की असमय मौत हो जाती है, जिस कारण उनके परिजनों को कई कठिनाइयों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। उन्होंने समस्त जनता से यातायात के नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड वाहन न चलाने व नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की। चाहेंगे जनता से अनुरोध भी है कि दोपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना चले
और ओवर स्पीड ना चले और जो ओवर स्टेट ना करें गलत तरीके से, इसके नशा दारू पीकर जो है, शराब पीकर जो है वाहन ना चलाएं और इसके अतिरिक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो जनता है वो सुरक्षित रहे। घर से निकलने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान का यही उद्देश्य है कि हमारे देश की जनता सुरक्षित है। हम उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, इन्हें बिल्कुल बाहर ना दें, क्योंकि उनके बच्चे घर से निकलने के बाद सड़क पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उनमें काफ़ी लोगों की जाने भी जाती है बिना हेलमेट के। और मैं तो अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल ही चक्राता के गबेला गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी देहरादून की चक्राता विधानसभा के इस गांव में कोई पेयजल योजना नहीं पहुंची। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 89 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जल निगम डाकपत्र के दफ्तर पर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि इस नई योजना के तहत 11 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने पुरानी लाइन पर ही नई लाइन को जोड़ दिया। योजना में घोटाले और खराब लाइन की वजह से ग्रामीणों को आज भी पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और विभाग मिलकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग से मांग करते हुए कहा कि इस लाइन को विभाग जल्द दुरुस्त करते हुए ग्रामीणों को राहत देने का काम करें। पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गबेला से जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हमने पहले भी एक बार उठाई थी ये मामला और जो है यहाँ पे इनके संज्ञान में, विभाग के संज्ञान में दिया था, लेकिन इन्होंने जब विभाग वालों ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। आज पूरा गांव जब ज़्यादा ही परेशान हो गया है, पानी घर घर में नहीं आ रहा है, ना किसी को पानी मिल रहा है, ना टैंक में आ रहा है, और जो लाइनें जोड़ रखी है वो पुरानी लाइन में टेप कर रखी है। तो इस वजह से सारा गाँव आज परेशान होकर के सारे आ रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव की जो पानी की जो समस्या है वो विभाग करे, और नहीं करते तो फिर हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। और क्या करना है, हमें चारा तो है नहीं। अब हमें तो यही है ना कि जो हमारा जो पानी अभी नहीं आ रहा है, जो हमारी लाइन खराब है, जो जहाँ जहाँ टैंक टूटा हुआ है, फटा हुआ है, वो सारा हमारा दुरुस्त हो जाए। हम तो विभाग से यही चाहते हैं कि हमारा काम सही हो जाए, जो काम नहीं हुआ है वो काम हमारा पूर्ण हो जाए। अभी हमने लिखित दिया है आज प्रस्ताव पूरे ग्राम पंचायत, पूरे ग्राम सभा की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से। ऐसे तो हमारे 4 महीने पहले भी हमने दिया था, मैंने अकेले दिया था, मैं ही इसमें था पहले भी। पर अब आज जो है पूरा गांव जब ज़्यादा ही परेशान हो गया तो आज पूरा गांव आकर के जो है गाँव से इन्होंने जो सबने जो है प्रस्ताव भी बनाया और सबने जो है लिख करके भी दिया कि इस तरह से जो हमारे गाँव में नहीं चलेगा। बीच बीच में जो है पानी बीच में इधर उधर छोड़ते रहे, उसके बाद जो पानी सारा टूट गया है। गबेला पेयजल लाइन जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है लगभग 1 वर्ष पूर्व जो है बनाकर तैयार की गई है, जिससे ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि प्राप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, और इसके लिए हमने ग्रामवासियों को अवगत कराया कि भाई हम 1 हफ्ते के अंदर जो है योजना का पूरा ग्रामवासियों के साथ निरीक्षण कर लेंगे। कहीं कोई समस्या है, तकनीकी कोई दिक्कत है तो हम उसको सुधार करके पर्याप्त मात्रा में पानी चलवाएंगे। वर्तमान में जो है योजना से पानी चल रहा है। अगर ठेकेदारों की, हमारे तो गबेला पेयजल लाइन में अभी पिछले विगत 1 वर्ष से पहली बार शिकायत मिली है इस तरह की, तो इसका हम संज्ञान में अभी आया है। तो हम इसको जो है क्योंकि गांव वालों की देखरेख में ही योजना का चल रहा है, इसका मेंटेनेंस, तो अभी जो है जो शिकायत आई है इसको हम ठेकेदार का भी हमारे पास सिक्योरिटी जमानत राशि है, तो उससे जो है योजना को सही कराया जाएगा। अगर कोई खटीमा नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार खटीमा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में शहर के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री की गाड़ियों के काफिले को रोककर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत कर जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में मिली जीत को जनता की जीत बताया। साथ ही इस जीत को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आम जनता की मोहर बताया। राज्य सरकार जनता से वोट रूपी मिले इस प्यार को विकास के रूप में वापस करेगी। आज जो उत्साह आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो अविस्मरणीय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
अभी अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और खटीमा से जो उनका गृह क्षेत्र है वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। तो ये आज जोश है भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आज प्रदर्शित किया है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका ये संदेश है कि 2027 में आप आइए, हम आपका स्वागत। टिहरी जनपद के बालगंगा घाटी में हर वर्ष आयोजित होने वाली 3 दिवसीय आरगढ़ गोनगढ़ बसंत पंचमी विकास पर्यटन मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। मुख्य अतिथि रहे टिहरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और लंबगांव नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन रांगड़ ने मेले में शिरकत कर क्षेत्रीय लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं समापन के अवसर पर लोक गायक सूर्यपाल श्रीवान, सोहन सिंह बिष्ट, सीमा पंगरियाल और केशवर पंवार ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर 4 चांद लगा दिए। तेरी माय मैं पहले भी यहाँ मेले में जो है प्रतिवर्ष यहाँ ये मेला होता है और पहले भी इस मेले में आया हूँ। और इस मेले में जो आयोजन समिति है जो इसको जो है भव्य और दिव्य रूप देने का काम करते हैं, मैं उन सभी आयोजन समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में जो आप भी जो है आयोजन समिति का जो है बराबर। उत्तरकाशी के मनेरा के पास दोपहरिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सड़क पर चल रहे राहगीर द्वारा निजी वाहन से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों की स्थिति गंभीर होने पर देहरादून रेफर कर दिया। 2 दिनों में लगातार सड़क दुर्घटना का ये दूसरा मामला है। कल भी एक निजी विद्यालय के 2 छात्र दोपहिया वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 केस जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, एक आजाद जिसकी उम्र 18 साल और दूसरा रोहित 17 साल। दोनों की हेड इंजरी है और दोनों की जो है अनकॉन्शियस स्टेज में है। हम इनका जो है सीटी और प्राथमिक उपचार के बाद जो है न्यूरो सर्जन को आगे रेफर करना पड़ेगा। सर कैसे मतलब क्या रेफर करना कि अभी मतलब स्टेबल है? नहीं, इसको स्टेबल करने के बाद जो है हमने इसको पूरा प्राथमिक उपचार दिया यथासंभव। इनका सारा जो है इंजरी नोटेड कर दी है, इनकी इंजरी जो है मैनेजमेंट कर दिया है, उसको हम सीटी कर रहे हैं और इनको फर्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट देने के बाद जो है हायर सेंटर न्यूरो सर्जरी ओपनिंग के लिए रेफर किया जाएगा। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा है, जिसके चलते गंगोत्री व उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फ के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल की ओर रुख कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ बिछी हुई है। अचानक गंगोत्री में बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरों में मुस्कान देखी गई। वहीं बर्फ से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। होटल में रुके पर्यटकों ने जमकर सुबह सुबह बर्फ के दर्शन किए। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।